अवैध खनन कैसे, किस रूप में, आज चलिए राजस्थान चलते हैं। अवैध खनन की ये 3 तस्वीरें राजस्थान की हैं। अलवर से कोटा और टोंक तक कहीं पत्थर तो कहीं बजरी का अवैध खनन और फिर जमकर तस्करी। अलवर की तस्वीर हैरान कर सकती है, जहां दिन के उजाले में सरकारी संपत्ति या कहें प्राकृतिक संपदा को लूटा जा रहा है। अब जरा दूर से ले गई इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, आपको पता चलेगा कि अलवर के इस इलाके में कहीं कहीं तो आधा पहाड़ भी बिक चुका है। और बेचा किसने? अवैध खनन के माफियाओं ने, जो बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी, तिजारा, किशनगढ़, खैरथल और रामगढ़ में अवैध खनन का धंधा जोरों पर है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में डंपर अवैध खनन के बाद पत्थर भरकर निकलते हैं और इन्हें दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। मुनाफे के इस धंधे में पुलिस प्रशासन से लेकर अधिकारी तक सभी शामिल हैं। चूंकि अलवर की सीमा हरियाणा से जुड़ती है, लिहाजा यहाँ से सीधे चिनोई में काम आने वाले पत्थरों को हरियाणा भेजा जाता है। और सीएजी की भी रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान से 5 सालों में तकरीबन 99 लाख टन खनिज की तस्करी हुई। 5 जिलों में 204 करोड़ की सरकारी संपत्ति की लूट हो गई। इस अवैध धंधे के फलने फूलने के लिए सरकार के 3 विभाग जिम्मेदार माने जा सकते हैं, खनिज, वन और पुलिस, क्योंकि इनकी मिलीभगत के बगैर ये संभव ही नहीं कि बड़े से बड़ा पहाड़ इस तरह से साफ हो जाए या फिर बिक जाए। अलवर जैसी ही तस्वीर राजस्थान के कोटा में भी है। यहाँ भी बेपरवाह माफिया सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। कोटा में लूट खसोट का ये मामला दिगोत के निमोदा गांव का है। यहाँ अभ्यारण्य के इलाके में पत्थरों की लूट लगातार जारी है। और ताज्जुब ये कि अभ्यारण्य के इस इलाके में दाखिल होने की मनाही है, लेकिन खनन माफिया के ट्रैक्टर ट्रॉली बिना किसी इजाजत के पत्थरों को बाहर निकालते हैं, लगातार निकालते हैं। बाहर पुलिस चौकी भी है, बैरियर भी लगा है, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आता। नजर आता है तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। और राजस्थान में बजरी के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन जरा टोंक के बनास नदी में बजरी का क्या भाव है यह देखिए। ट्रकों और ट्रैक्टरों में लोड कर बजरी को अवैध तरीके से कई शहरों में पहुंचाया जा रहा है। नदी को कई जगहों पर इस तरह खोद दिया गया है कि नदी के बीच में कई जगह तालाब बन चुके हैं। 15-15 मीटर, आप बताओ 3 मीटर के उसको पास वो है लीज, और 15-15 मीटर पिछली बार भी इस नदी में डूब के 5 आदमी मरे थे, एक ही परिवार के। आज फिर वही नौबत होने जा रही है। अब ऐसे ऐसे खड्डे करके नदी में अंदर अगर जाओ तो तालाब के तालाब बने पड़े हैं। और बनास की बजरी माफियाओं के लिए सोना उगल रही है, लेकिन इससे न तो सिर्फ सरकारी राजस्व को चूना लग रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तो जमीन के नीचे पानी खत्म हो चला है, यानी पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कुएं ड्राई होते गए, कम होते गए। उसका कारण कई रहा। एक तो पानी की आवक कम हो गई बीसलपुर डैम से, दूसरी बजरी खनन की वजह से भी हुआ, स्रोतों के आसपास खनन होने से भी। लेकिन सरकार और प्रशासन बेखबर है। तो क्या इसलिए क्योंकि मुनाफाखोरी में या कहें अवैध खनन से होने वाले मुनाफे में हिस्सेदारी ऊपर से लेकर नीचे तक की होती है? या सरकार को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि राज्य में अवैध खनन एक बड़े धंधे में तब्दील हो चुका है? और ये हाल तब जबकि बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 से ही रोक लगा रखी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। बावजूद इसके धड़ल्ले से रात को और कुछ कुछ क्षेत्र में तो दिन में भी अवैध खनन हो रहा है। बजरी माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। अब जरा आंकड़ों से समझिए कैसे कोर्ट की मनाही के बावजूद मोटा पैसा बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले 1 टन बजरी 750 से 800 रुपए में बिक रही थी। रोक के बाद 1 टन बजरी 2500 से 3000 रुपए टन बेची जा रही है। अवैध खनन के सामान को ढोने वाली गाड़ियां भी एक बार में 3000 रुपए की कमाई कर लेती है। और मुनाफे में बिचौलिए, ट्रांसपोर्टर और पुलिस सबका हिस्सा फिक्स होता है। सरकार पर आरोप तो यह भी कि अवैध खनन पर लगाम लगाने वाले अधिकारियों पर ही सरकार की गाज गिर जाती है, यानी राज्य सरकार की नीयत भी कटघरे में। लेकिन बावजूद इन सब के
अवैध खनन का ये नजारा नक्शे पर फिर से देख लीजिए। 1, 2 नहीं 3 जगह पर हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्होंने इस रिपोर्ट को दिखाया, जबकि आलम यह है 28 जिलों में अवैध खनन जारी है। हालांकि हमारे भी स्ट्रिंगर कमोवेश हर जिले में मौजूद है, लेकिन सवाल है अधिकारी, नौकरशाही, नेता वह भी तो हर जिले से निकल कर आ रहे हैं या वहां नियुक्त हो रहे हैं, कोई रोकता क्यों नहीं? लेकिन अवैध खनन का मसला सिर्फ इतना पर नहीं है। आपने विरोध किया और आपको अगर मंत्री का तबका मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, किनके साथ हुआ, वो हम दिखाएं उससे पहले हमने एक रिपोर्ट आपको परसों ही दिखाई थी मध्य प्रदेश की। उसका एक छोटा सा हिस्सा पहले देखिए। यह हालांकि भिंड का है और जो आंदोलन हो रहा था वो नर्मदा को लेकर हो रहा था, वहां के खनन को लेकर, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा देखिए कैसे होता है। यहाँ तक आना किसी भी चुनौती से कम नहीं है, मगर हम यहाँ आ पाए हैं तो यहाँ के जो जनपद सदस्य हैं उनकी वजह से। राम बिहारी जी, कैसे ये सब यहाँ इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है? किसी की नज़र में नहीं है क्या ये? नज़र में नहीं, मॉर्निंग वाले वो बैठते हैं नए गाँव में, वे 15,000 की रॉयल्टी काटते हैं, औजा का ठेका है और 10 की रॉयल्टी काटते हैं। और जब चोरी से 2 नंबर में पूरा खुदवा दिया, गरीब जनता के खेत खुदवाए थे। मशीनों से भी खुदाई होती है? मशीनों से रात भर 6 मशीनें लगती हैं। हाँ, सारी रात चलती मशीनें। मशीनें दिन में छुपा के रख दी जाती हैं? दिन में छुपा के रखी जंगल में, और शाम के 10 बजे के बाद मशीनें आई थी। अवैध खनन सबसे ज्यादा रेत का चल रहा है यहाँ पे, और रेत का ही खेल है। रेत से ही एक पत्रकार की जान हुई गई है, और पत्रकार जो भी आवाज उठाना चाहता है उसको ही धमकी दे दी जाती है कि किसी तरह से वो आवाज ना उठा पाए। यकीनन एमपी गजब है। एमपी गजब इसलिए है क्योंकि हमने तो भिंड की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे जो खनन होता है वो साधु संत बाबा लोग इसका विरोध करने के लिए निकलने वाले हैं 15 तारीख से। जो निकलने वाले हैं उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। अब आप कल्पना कीजिए, ये सभी बाबा हैं और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। लोग उम्र बिता देते हैं मंत्री बनने में, लेकिन यहां पर स्थिति यह है, चुनाव नजदीक है, माथे पर तिलक है, शरीर पे भगवा रंग है, तो ऐसे में ये पोस्टर निकाल के ये नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने वाले थे। अब ये थम गया क्योंकि सभी मंत्री हो गए। इन स्थितियों के बीच कोई क्या कहेगा? वैसे भी देश में संतों के लिए सरकार खड़ी रहती है। सरकार निर्वाचित संस्था है और साधु संत सामाजिक संस्था के प्रमुख होते हैं और देव्य आराधना करते रहते हैं। अगर दे ही दिया है तो क्या गलत किया है? नाराज वाली बात नहीं है। हमारा दायित्व होता है, हमारी सरकार है। ये जो शिवराज सरकार है वो संतों की सरकार है, भगवान की सरकार है, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारा दायित्व होता है कि हमें कोई चीज बोलना है, अपनी बात को तो अपनी सरकार से ही बोलेंगे ना, दूसरे से थोड़ी बोलेंगे। तो हमने अपनी बात को बोला उनसे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी दोबारा जो है कहते हैं वो हिमालय पे थे, अब उनको हिमालय ही जाना पड़ेगा। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।